फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ यूरोप। तो मित्रों, हम लोग यूरोप के भौतिक विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यूरोप के मध्य भाग में एक ऊंची भूमि, चेन ऑफ द हाईलैंड्स को देखा, ऊंची भूमियों की एक श्रृंखला को देखा, जिसके उत्तर और दक्षिण की ओर नदियों का यानी अपवाह तंत्रों का प्रभाव होता है, और ये अपवाह तंत्र जाकर के सीमांत सागरों में गिरते हैं। और इन सीमांत सागरों में से हम लोगों ने यूरोप के उत्तरी तट पर स्थित व्हाइट सी और उसके जस्ट पूर्व की ओर स्थित कारा सागर के बारे में बात की है। तो अब हम लोग अगर यूरोप के इस उत्तरी पश्चिमी भाग पर आते हैं, ये, और यहां इस उत्तरी पश्चिमी भाग पर जो देश स्थित है, नाम है नॉर्वे। और नॉर्वे देश में यहां पर हाईलैंड्स हैं, जिन्हें हम स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स कहते हैं, स्कैंडिनेविया की उच्च भूमियां कहते हैं। और ये अगर इन सब की अक्षांशीय स्थिति देखें तो ये गुजर रहा है आर्कटिक सर्किल यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन। तो इससे जो उत्तर में जो कुछ होगा वह अति ठंडा क्षेत्र होगा, और इस ठंडे क्षेत्र पर हिमाच्छादन यानी कि हमें आइस कैप्स मिलेंगे, और इन आइस कैप से स्लोप के साथ जो मूवमेंट होगा इन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। तो ये ग्लेशियर्स उतर करके यहां सागर में पहुंचेंगे। तो इस सागर का नाम है, तो नॉर्वे देश के तट पर है नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे का सागर। और ये जो कोस्ट लाइन है अत्यधिक कटी फटी है। किसने काटा होगा? डिसेंडिंग ग्लेशियर्स ने, इस पर उतरने वाले हिमानियों ने, और हिमानियों ने काट करके कोस्ट को गहरा और गड्ढे में बदल दिया होगा। तो यहां नॉर्वे के किनारे हमें जो मिलेंगे वो फियोर्ड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फियोर्ड्स मिलेंगे। यानी अगर अब देखा जाए तो यूरोप के इस उत्तरी भाग को हम लोग पढ़ रहे थे, यहां ये कौन सा सी है? बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी ऑफ बाल्टिक ये है, और दिस इज द नॉर्थ सी। हम लोग अपनी हेडिंग बनाते हैं, नॉर्वे का सागर, नॉर्वे का तटीय सागर अथवा नॉर्वेजियन, ऐसे भी लिखा होता है, सागर। नॉर्वेजियन सी। तो ये नॉर्वे देश के पश्चिमी तट पर स्थित है। लिख लें, यह है नॉर्वे देश के पश्चिमी तट पर स्थित है। लोकेटेड एट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे। तो यूरोप के किस तट पर है? नॉर्थ वेस्ट। तो यूरोप का ये उत्तरी पश्चिमी भाग है। ये भी कह सकते हैं कि यह स्कैंडिनेविया उच्च भूमि के तट पर स्थित देश है। तो नॉर्वे को स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है। नॉर्वे इज वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्री। नॉर्वे स्कैंडिनेवियन देशों में से एक है। अभी बताएंगे स्कैंडिनेवियन कंट्री और कौन से हैं। तो एक लाइन और लिख सकते हैं,
यह सागर स्कैंडिनेवियन तट पर स्थित है। तो दूसरी लाइन में दिस सी इज, ऐसे भी पूछा जा सकता है, सी इज लोकेटेड एट स्कैंडिनेवियन कोस्ट, क्योंकि यूरोप के इस उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि को स्कैंडिनेविया कहते हैं। यही है स्कैंडिनेविया, लिख लें। यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित भूमि को स्कैंडिनेवियन उच्च भूमि कहते हैं। स्कैंडिनेवियन उच्च भूमि कहते हैं। द हाईलैंड located at the northwest coast of Europe is called Scandinavian हाईलैंड। तो इसको स्कैंडिनेवियन हाईलैंड कहा जाता है। तो स्कैंडिनेविया कोस्ट यूरोप का उत्तरी पश्चिमी तट है और उस पर स्थित सागर को हम नॉर्वेजियन सी कहते हैं। तो स्कैंडिनेविया कोस्ट या नॉर्वेजियन कोस्ट आर known for the fjords in the world. Scandinavian अथवा नॉर्वेजियन तट एक ही बात हो गई। स्कैंडिनेवियन कोस्ट या नॉर्वेजियन कोस्ट फियोर्ड के लिए, यहां फियोर्ड्स बहुत है, फियोर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है। स्कैंडिनेवियन और नॉर्वेजियन कोस्ट आर नोन फॉर फियोर्ड्स। फियोर्ड्स आप लोग जानते ही हैं, हमने आपको बताया था कि अगर ये सागर की तली है, ये कोस्ट है, इधर ये हाईलैंड्स हैं जिन पर बर्फ पड़ी हुई है। कोस्ट है ये ऊंची भूमियां हैं, ये हाईलैंड्स हैं।
अब अगर इन हाईलैंड से, ये हमने कह दिया आइस मास है, ये आइस मास मूव करता हुआ इन सब में गिरता है, तो आइस मास के इरोजन की वजह से ये भूभाग, ये कभी ये लाइन ऐसी यहां स्मूथ थी, ये अंदर की ओर कट गई है, और ये कटी फटी घाटियां ही वस्तुतः क्या है, फियोर्ड्स हैं। तो अब इन सब में ये सागर है, और ये सागर का अब ये वाटर इसमें पहुंच गया होगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि फियोर्ड क्या होते हैं। व्हाट आर द फियोर्ड, बताया था तट पर, दिस इज द कोस्ट, कोस्टल वैलीज, made by glaciers but occupied by marginal sea. तो फ्योर्ड क्या हुए, जैसे ये मार्जिनल सी यहां नॉर्वेजियन सी है, तो इस मार्जिनल सी ने इन घाटियों को खोदा किसने था, हिमानियों ने अपर्दन करके बनाया, लेकिन कब्जा किसने कर लिया, सागर ने। तो तटीय घाटियां जिनका निर्माण हिमानियां करती हैं, किंतु उन पर सीमांत सागर कब्जा कर लेता है, यानी सीमांत सागर अपना जल भर देता है। फ्योर्ड क्या होते हैं, तटीय घाटियां जिन्हें हिमानियों ने बनाया, किंतु किनारे स्थित सागर मतलब सीमांत सागर ने अधिग्रहित कर लिया, दे हैव बीन ऑक्युपाइड बाय द मार्जिनल सी, सीमांत सागर ने इस पर कब्जा कर लिया है। अब इसमें अब आप लोगों को बहुत स्पष्ट हो गया होगा डायग्राम से, ग्रीन कलर मींस द ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर्स हैं, और ये जो ग्लेशियर्स हैं इनका पिघला हुआ द्रव्यमान सादा जल में बदल जाता है। तो मेल्टेड ग्लेशियर्स यानी मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स प्रोवाइड द फ्रेश वाटर, हिमानी के पिघलने से सादा जल मिलता है, और सागर के जल में साल्ट होते हैं, नमक होते हैं। तो अब नमकीन पानी में यदि सादा जल मिला दो तो नमक कम हो जाता है। If the saline water mixed with the fresh water, consequently the salinity reduces. तो फिर जो salinity है, या amount of the salt present into per kg of the sea water, सागर के प्रति किलोग्राम में जितने नमक के ग्राम होते हैं, नमक की जितनी ग्राम मात्रा होती है, उसी को हम सैलिनिटी कहते हैं। तो ये जो सैलिनिटी कम पड़ जाती है, क्योंकि अब वहां पर सादा जल बढ़ गया है, यानी ऐसा जल बढ़ गया है जिसमें नमक कम था। क्लियर, वही हो गया, दाल में नमक ज्यादा है, थोड़ा पानी मिला दिया तो नमक कम हो गया। इसी तरीके से जब हिमानियों का पिघला जल सागर में मिलता है तो नमक कम हो गया, एंड इट्स सुटेबल फॉर द फिश ब्रीडिंग एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस ऑफ द फिशेस, यानी कि जो फिश में प्रजनन और उनके शिशुओं की वृद्धि के लिए ये दशाएं अच्छी होती है। इसलिए यहाँ बड़ी मात्रा में मछलियां सागर से पहुंचती रहती है,
और अगर हम यूरोप के मैप को देखें तो यूरोप के इस मैप पर जहां अभी हमने आपको बनाया है, ये उत्तरी पश्चिमी भाग है। और अगर हम यहां पहुंच जाते हैं तो यूरोप में ये ब्रिटिश आइलैंड है। अब अगर हम लोग जरा ये सोचें कि इधर से ये गरम गरम सागर धारा आती है, तट से टकराती, उसकी एक ब्रांच ये पहुंच गई, जिसे हम नॉर्वेजियन करंट कहते हैं, यानी नॉर्वेजियन सागर तक पहुंचने वाली उत्तरी अटलांटिक की गर्म धारा नॉर्वेजियन करंट कहलाती है। और ये नॉर्वेजियन करंट अपने साथ अटलांटिक में जो जीव जंतु हैं या वनस्पतियां हैं, उनके सड़े गले पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को लेकर जाती है। और ये सड़ा गला पदार्थ मछलियों को बहुत पसंद आता है, यानी अब तो मछलियों के लिए सोने पर सुहागा हो गया। नाउ इट इज द ट्रीट प्लेस फॉर द फिशेस। तो मछलियों के लिए यहाँ दावत उड़ाने का ये जगह हो गई। एक तो स्थितियां, जो टेम्परेचर वगैरह है, जो सैलिनिटी है, दैट इज सुटेबल फॉर द फिशेस एंड प्लेंटी ऑफ फूड इज अवेलेबल। और यहाँ भोजन की विशाल मात्रा उपलब्ध है। दैट्स व्हाई अ लार्ज नंबर ऑफ द फिशेस migrate for these fjords from the vast regions of the Atlantic Ocean। तो अटलांटिक महासागर के विशाल क्षेत्र से बड़ी मात्रा में मछलियां इन फ्योर्ड में पहुंचती रहती हैं। तो मछलियों को आकर्षित करता है उपयुक्त भौतिक दशाएं, द सुटेबल फिजिकल कंडीशंस ऑफ द फ्योर्ड मीन्स द टेम्परेचर, सैलिनिटी, सैलोनेस, छिछलापन, क्योंकि सागर जहां पर जितना छिछला होगा तो तली तक वहां सनलाइट पहुंचेगी और ऑक्सीजनेटेड वाटर होगा। और अगर सागर 100 फैथम से ज्यादा गहरा हो जाता है तो वहां पर अब सनरेज यानी सनलाइट अब नहीं पहुंच पाती और वहां ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड जल का अभाव होता है। दैट्स व्हाई वेरी डीप रीजन्स ऑफ द सी और ओशन आर डिसलाइक्ड बाय द फिशेस। इसीलिए सागर या महासागर के वो इलाके जो बहुत गहरे हैं, जहां गहराई 100 फैथम से ज्यादा है, उन इलाकों को मछलियां पसंद नहीं करती, या कोई भी जो जंतु होता है वो पसंद नहीं करना चाहता है। इसलिए क्योंकि वहां के जल में गहराई पर किसका अभाव है? ऑक्सीजन का। और जंतु आकार में छोटे और बड़े सभी तरह के होते हैं। तो मैरीन एनिमल्स आर आइदर स्मॉल और लार्ज लाइक द कॉन्टिनेंटल एनिमल्स। महाद्वीपीय जीवों की तरह, जंतुओं की तरह वहां भी छोटे और बड़े जो बहुत हल्के हैं, जो तैर सकते हैं सतह पर, उन्हें हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। लेकिन जो आकार में बड़े और भारी हैं, अगर वो जल में रहेंगे, तैरेंगे, तो उनकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम होगी, और अगर जल की ऊर्जा खर्च होगी तो थकेंगे तो दे विल एक्चुअली लुक फॉर द रेस्टिंग प्लेस। तो अगर थकेंगे तो उन्हें विश्राम के लिए धरातल चाहिए, तली पर बैठेंगे, बिकॉज दे कांट मेंटेन द फ्लोटिंग स्टेट फॉर एवर, क्योंकि ये हमेशा तैर नहीं सकते। तो बिकॉज ऑफ द हैवीनेस ऑफ द बॉडी दे गेट टायर्ड एंड लुक फॉर द रेस्ट एट द बॉटम ऑफ द सी। इफ द सी इज डीपर, अगर सागर गहरा है, एंड दे गो फॉर द रेस्ट एट द बॉटम ऑफ द सी, देयर वुड बी द डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां ऑक्सीजन का अभाव होगा, एंड दे will not stay there, and if they stay there the suffocation will cause their death। तो ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण है कि जो महाद्वीप के किनारे छिछले सागरीय क्षेत्र होते हैं, जिनकी गहराई 100 फैथम से कम होती है, वहां पर महासागरीय जीवन प्रचुरता में मिलता है। हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। ये सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी लिंक करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ बात हम लोग फ्योर्ड की और फ्योर्ड के लिए कौन सा सागर प्रसिद्ध है? दिस इज द नॉर्वेजियन सी। और नॉर्वेजियन सी में बहुत बड़ी मात्रा में मछलियां
पहुंचती हैं। तो नॉर्वे का तटीय सागर अथवा नॉर्वेजियन सागर जो है वो फ्योर्ड्स के लिए जाना जाता है। और फ्योर्ड तटीय घाटियां होती हैं जिन्हें हिमानियों ने बनाया, किंतु सीमांत सागर ने, किनारे के सागर ने उन पर कब्जा कर लिया है, उन्हें अधिग्रहित कर लिया है। क्लियर? लिख ले। तो फ्योर्ड्स आर fjord मत्स्य आखेटन के लिए उचित स्थान होते हैं। Fjords are suitable for fish catching or hunting तो मत्स्य आखेटन के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में मछलियां पाई जाती हैं, क्योंकि फियोर्ड्स में बड़ी संख्या में मछलियां पाई जाती हैं। As a large number of fishes makes the habitat to the fjords। फ्योर्ड में बड़ी संख्या में मछलियां रहती हैं, छोटी बड़ी सभी। तो यहाँ पर जो मछली पकड़ने वाले हैं वो बड़े कॉलम वाले, जो बड़े आकार के जाल होते हैं, उनका उपयोग करते हैं ताकि छोटी मछली छूट जाए और वो फिर बड़ी होकर के कुछ दिन बाद पकड़ी जाए जब वो बड़ी हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ अनवरत रूप से मैरीन बायोटिक रिसोर्स का दोहन मानव के द्वारा किया जाता है। तो मछली महासागरीय जैव संसाधन है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि मछलियों वाला विकल्प ही आपको दिया जाए एग्जाम में। तो फ्योर्ड्स के आगे ये भी लिखा जा सकता है कि फ्योर्ड्स आर दोज प्लेसेस फ्रॉम वेयर अ लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैरीन बायोटिक रिसोर्स इज मेड। यानी फ्योर्ड ऐसे स्थान है जहां से बड़ी मात्रा में महासागरीय जैव संसाधन का दोहन किया जाता है। क्योंकि अब जैव जीव जंतु जो कुछ है, तो मछलियां भी जंतुओं की, एनिमल की कैटेगरी में आती हैं। तो महासागरीय है, तो ये महासागरीय बायोटिक रिसोर्स हो गया। इस तरीके से भी कहा जा सकता है। और दे प्ले द वेरी की रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कोस्टल कंट्री मीन्स द नॉर्वे। और ये तटीय देश अर्थात नॉर्वे की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और देखा जाए नॉर्वे का अधिकांश क्षेत्र फ्रिजिड है, जमा हुआ है। सो द क्रॉप कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए नॉर्वे में फसल उत्पादन संभव नहीं है। तो भोजन का यहाँ पर जो प्राकृतिक सोर्स है दैट इज मैरीन बायोटिक, और यहाँ भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो महासागरीय जैविक सोर्स है, जीव है।
और इसलिए नॉर्वे की जो कैपिटल ओस्लो है और ओस्लो से पश्चिम की ओर जो तट है उसके किनारे किनारे फ्योर्ड्स हैं। तो नॉर्वे की ओस्लो के बाद अगर हम आबादी देखेंगे तो इसी स्कैंडिनेवियन कोस्ट पर यानी कि नॉर्वेजियन कोस्ट पर हमें मिलती है। तो इन चीजों को जोड़ा जा सकता है कि नॉर्वे की अधिकांश आबादी नॉर्वेजियन सागर पर ही मिलती है। क्यों? तो आबादी वहां रहेगी। सबसे पहली बात कि सागर की ओर से आने वाली गर्म धारा इन कोस्टल प्लेसेस को उतना ठंडा नहीं होने देती जितना कि बाकी आंतरिक क्षेत्र हैं। तो द कोस्टल बेल्ट इज नॉट सीवियरली कोल्ड एज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्वे। तो नॉर्वे के आंतरिक भाग बहुत ठंडे रहते हैं बिकॉज ऑफ द हाई लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड बोथ, क्योंकि नॉर्वे के इन आंतरिक भागों की अक्षांश मान भी अधिक है और ऊंचाई भी अधिक है। हम लोग जानते हैं अगर हम इक्वेटर से पोल की ओर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश यानी पोल की ओर जाते हैं, 0 से 90 का मान ज्यादा है इसीलिए उन्हें हम उच्च अक्षांश या हाई लैटिट्यूड कहते हैं, की ओर जाते हैं तो ठंडक बढ़ती है। और अगर हम कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर जाते हैं, जैसे यूपी के मैदान से अगर हम हिमालय पर जाते हैं तो भी ठंडक बढ़ती है। एंड नॉर्वे कंट्री इज द हिली और माउंटेनियस कंट्री एंड द रीजन इज नोन एज द स्कैंडिनेविया हाईलैंड। और जो यहाँ पर माउंटेन है उसका भी नाम है जोलिन माउंटेन। तो which mountain is located into the highland of the Norway। तो नॉर्वे की उच्च भूमि में जो पर्वत है KJOLLEN किजोलिन, यानी कुछ लोग तो कजोल पढ़ लेंगे, यहाँ तो काजोल आजोल नहीं है, ये जोलिन है। तो अगर हम लोग इस पर पहुंच जाएं मैप पर, तो मैप की हमने बात की है कि यहाँ हमें पर्वत भी दिखाई देंगे। तो जो माउंटेन यहाँ दिखेगा एंड इट्स नेम इज व्हाट KJOLLEN जोलिन माउंटेन्स, ये हैं। कई क्वेश्चंस हो गए यहाँ से। अक्सर आप देखो कुछ ही इलाके होते हैं कहीं पर कॉन्टिनेंट में जहां से खूब क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो अब हम इस चीज से, चूंकि यहाँ पर हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं और अब छोटे छोटे क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो मेंस में भी है, तो हमें इन इलाकों को पढ़ते समय बहुत ही कॉशस हो जाना चाहिए। तो कॉशस होने के बाद हम कुछ और आपकी मदद करते हैं। ये हमने कहा कि ये रहा यूरोप का दक्षिणी भाग, इतना बहुत है। ये फ्रांस का कोस्ट डेनमार्क हो गया, ये कटाफटा कोस्ट नॉर्वे, देन स्वीडन, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ दिस वन। हम लोग ये ब्रिटिश द्वीप बना लेते हैं। अब अगर हम इधर से गर्म धारा आती है जिसका नाम होता है उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्नली ड्रिफ्ट करंट। कुछ लोग सोचेंगे करंट हमने पढ़ लिया, नाम आया नहीं कि इतना कम धीरज होता है उनमें कि बस खत्म हो गया टॉपिक। उनका दोष नहीं है, अक्सर टीचर लोग ऐसा करते हैं कि नाम तो हमने लिया था। तो ये करंट आती है और ये करंट यहाँ जब टकराती है तो टकरा करके ऐसे इधर की ओर बढ़ती है। इसकी एक शाखा यहाँ इंग्लिश चैनल में चली जाती, तब रेनल करंट, और एक शाखा इधर आइसलैंड की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक पश्चिमी पछुआ विक्षोभ धारा की 3 शाखाएं हो जाती है। इधर जो जाती है आइसलैंड की ओर इरमिंगर करंट, नॉर्वे की ओर गई नॉर्वेजियन करंट, इंग्लिश चैनल में गई रेनल सी। तो नॉर्वेजियन करंट यहाँ के वाटर में पहुंच करके ठंडे जल को कुछ ऊष्मा दे देती है, जिससे कि अब कोस्ट पर लोग यहाँ
निवास कर सकते हैं। तो अब जब रहने की जगह दी है प्रकृति ने, तो खाने की भी जगह देगी, और जब खाने की जगह दी तो खाने के लिए यहाँ जो सोर्स है वो फिश है, और फिश किस में पाई जाती है? यहाँ के फ्योर्ड में। दिस इज नोन एज द नेचुरल फेवर फॉर द मैन। इन सब को वास्तव में मानव के लिए प्रकृति का अनुकूलन या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त नैसर्गिक प्रेम है ये, जिससे कि कुछ जगह तो मानव के लिए उपयुक्त हो जाती है, और जब प्रकृति यानी प्राकृतिक सत्ता अगर आपके लिए अनुकूलित हो सकती है तो फिर प्रतिकूलित भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति विषम परिस्थितियों और दशाओं से युक्त है। अर्थ और नेचर इज फुल ऑफ द कंट्रास्ट। तो एकदम ये विषम या विपरीत दशाओं से युक्त रहती है, तो कंट्रास्ट से युक्त है। अब चीजें शायद क्लियर हो गई होंगी, और जब क्लियर हो गई तो अब हम लोग अपना पेन चला लेते हैं, लिखते हैं। तो हम लोग जिस लाइन को लिख रहे थे, तो मछलियां पाई जाती हैं। तो क्यों मछलियां यहां पाई जाती हैं, लिख लें। फ्योर्ड्स में मछलियों के लिए निम्नलिखित अनुकूल दशाएं पाई जाती है। पहला, नंबर 1, the following favorable conditions are found into fjords for fishes. पहला, निम्न लवणता युक्त जल लो सैलिनिटी ऑफ द वाटर। तो लो सैलिनिटी यहां क्यों है? कारण क्या है इसका? हिमालयों के सादा जल का मिलना, हिमालयों से सादा जल का पहुंचना। Why the low salinity is there? Because of the mixing of fresh water from glaciers। हिमालयों से सादा जल यहां पहुंच जाता है। दूसरा, प्लेंटी ऑफ फूड, प्रचुर मात्रा में भोजन की उपलब्धता, प्रचुर मात्रा में भोजन, मछलियों का भोजन
कई लोग अपना सोचने लगे होंगे, आपका भी है क्या मछलियां? प्रचुर मात्रा में भोजन की उपलब्धता, plenty of food for fishes, तो ये प्लेंटी किस चीज की है, ये भोजन कहां से आता है? तो यहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो गर्म धाराओं द्वारा पहुंचता रहता है। लिख दें, क्योंकि जैव पदार्थ गर्म सागरीय धारा द्वारा पहुंचाया जाता है। So why the plenty of food? Simple answer, because organic matter is brought by warm current। आप लोग उस वार्म करंट का नाम जानते हैं। गर्म धारा कौन सी है? तो ये गर्म सागरी धारा का नाम है, क्या नाम है इसका? नॉर्वेजियन करंट। तो द वार्म करंट, नॉर्वेजियन करंट। तो ये नॉर्वेजियन करंट इसको, और नॉर्वेजियन करंट इज द ब्रांच ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट। ये अलग से लिख लेंगे। नॉर्वेजियन धारा गर्म उत्तरी अटलांटिक विक्षोभ धारा, पछुआ विक्षोभ धारा, पछुआ विक्षोभ धारा की शाखा है। ये है तो नॉर्वेजियन करंट, ब्रांच ऑफ वार्म नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्नली, बड़ा सा नाम है, उत्तरी अटलांटिक में वेस्टर्नली पवनों यानी पछुआ पवनों के द्वारा धक्के से चलने वाले जल को हम वेस्टर्नली ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। वेस्टर्नली पवन के धक्के से जब पानी चलता है तो उसको ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट। ये है, तो इसीलिए इसको हम लिख देते हैं NAWDC, नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्नली ड्रिफ्ट करंट। तो ये उसका ब्रांच है। अब यही अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि नॉर्वे एक अत्यंत विरल आबादी का देश है, किंतु इसके तटीय क्षेत्रों में आबादी के संकेंद्रण पाए जाते हैं। तो Norway is a country of very low population, but we can find the concentration of the
पॉपुलेशन इनटू द कोस्टल पार्ट। तो कोस्टल पार्ट पर ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करने की सुविधा है। रिलेटिवली यहाँ पर उचित जलवायु है, प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर है, प्लेंटी ऑफ फूड है। इसलिए नॉर्वे के तटों पर जो है अन्य भागों की तुलना में, नॉर्वे के अन्य भागों की तुलना में जनाधिक्य पाया जाता है। तो दे आर द पॉपुलस पार्ट रिलेटिवली देन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्वे। नाउ क्लियर, वी कैन मूव फॉर व्हाट द नॉर्थ सी। तो अब हम उत्तरी सागर की ओर चल सकते हैं। तो अब हम यहाँ उत्तरी सागर को शो करना चाहेंगे। तो ये रहा नॉर्वे, स्वीडन, गल्फ ऑफ बोथानिया, ये। और जब इधर आ जाते हैं ये बन गया, इतना बहुत है। यहां आ गए, दीज आर द ब्रिटिश आइलैंड्स, ये ब्रिटिश द्वीप हैं। यहां ये जो वाटर भरा हुआ है, दिस इज नॉर्थ सी। और यहां जो वाटर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, दैट वाज द नॉर्वेजियन सी। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी को अगर आप अपने मैप पर देखेंगे तो ये यहां क्या है, नॉर्वे, दिस इज स्वीडन, डेनमार्क, ये यहां आ जाएं, इट इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, यूके, एंड नाउ इट इज टच्ड बाय हियर जर्मनी, नीदरलैंड, ये सब देश हैं। तो नॉर्थ सी पर नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, उत्तर की ओर से स्वीडन और पश्चिम की ओर से यूके, ये देश इसको स्पर्श करते हैं। तो नाउ कम टू द नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। यह है डेनमार्क, यहां जो इसका फिजिकल नेम है प्रायद्वीप का, दैट इज जूटलैंड। डेनमार्क, यहाँ जूट नहीं होता है, नाम है यूरोप का, जटलैंड या जूटलैंड। डेनमार्क तथा यूके, यूके मतलब ब्रिटेन के बीच स्थित है। Located in between Denmark, there's the Jutland, and United Kingdom, Britain, UK, इसके बीच है। किंतु उत्तरी सागर को अन्य देशों के तट भी स्पर्श करते हैं। उत्तरी सागर को निम्नलिखित देश स्पर्श करते हैं।
North Sea are shared by following nation states or countries. कौन कौन से देश हैं? फर्स्ट नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन अलग है, स्विट्जरलैंड अलग है। ये बड़ी और भारी लौह इस्पात मशीनरी के लिए जाना जाता है स्वीडन, क्योंकि इसके पास पोर्ट हैं, और जबकि स्विट्जरलैंड हल्की और कीमती मशीनरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसके पास पोर्ट नहीं। नॉर्वे और स्वीडन किधर से? उत्तर की ओर से, फ्रॉम नॉर्थ, ये उत्तर की ओर से इसको टच करते हैं। तीसरा डेनमार्क, दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस देश डेनमार्क। तो जो डेनमार्क है ये पूरब की ओर से, फ्रॉम ईस्ट, ये टच करता है। देन जर्मनी, नीदरलैंड, तो जर्मनी और जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड जानते हैं आप लोग, वही हेग जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय, इसे हम अदालत या मुख्यालय कहते हैं। तो ये जर्मनी, ये दोनों जो देश हो गए ये दक्षिण की ओर से, फ्रॉम साउथ, नॉर्थ सी को टच कर रहे हैं। देन यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, किंगडम ब्रिटेन, यूके फ्रॉम वेस्ट, ये पश्चिम की ओर से। तो यूके फ्रॉम वेस्ट, इस तरीके से ये नॉर्थ सी चारों ओर से देशों द्वारा घिरा हुआ है, जिन्हें हम लोगों ने यहां देखा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, एंड दिस इज यूके। नाउ क्लियर। तो अक्षांश के आधार पर इसका पानी भी ठंडा है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ गर्म धाराएं, ये नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट आई, यहाँ गई नॉर्वेजियन सी, और इसकी एक शाखा ये यहाँ नॉर्थ सी तक पहुंचती है, इसे हम रेनेल करंट भी कहते हैं। तो गर्म पानी जब नॉर्थ सी में पहुंच जाता है तो ये उत्तरी सागर में भी प्लेंटी ऑफ फूड हो जाती है, और ये निम्न लवणता वाला सागर पहले से है, क्योंकि इस उत्तरी सागर में बहुत सी नदियां गिरती रहती है, और नदियों के जल को हम सादा जल कहते हैं। तो हमने कहा कि यदि किसी सीमांत सागर में नदी या हिमानी गिरेगी तो फिर उसमें नमक की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि नदियों या हिमानियों का जो जल होता है उसमें नमक की मात्रा कम होती है। तो इस तरीके से ये नॉर्थ सी में भी सुटेबल कंडीशंस फॉर द फिश हैबिटाट, मींस नॉर्थ सी हैज आल्सो द सुटेबल हैबिटाट्स फॉर द फिश। लिख ले, उत्तरी सागर में भी
मछलियों के लिए उपयुक्त अधिवास पाए जाते हैं। उत्तरी सागर में भी मछलियों के लिए उपयुक्त अधिवास पाए जाते हैं। नॉर्थ सी is a suitable habitat for fishes। तो मछलियों के लिए ये यहाँ पर उपयुक्त अधिवास हैं या है। तो अगर हमने कहा कि ये कोई सागर की तली है, अब ये इधर भूमि हो गई, इधर भी भूमि हो गई। मान लो इस भूमि पर यहां डेनमार्क है, तो इधर ये यूके है। अब हम लोग इसमें ठंडा जल भर लेते हैं। तो इस नॉर्थ सी की तली पर कई चबूतरे जैसे बने हुए हैं। तो वी कैन ट्रेस द प्लेटफॉर्म और द बेंच लाइक स्ट्रक्चर्स एट द बॉटम ऑफ नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सागर की तली में हमें यहां ये सागर का पानी भरा हुआ है। ये तो यही जो बेंच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को हम बैंक कहते हैं। और अगर इसमें कोई बैंक काफी बड़ा हो जाए, ऐसे तो फिर इसे हम ग्रांड बैंक कह देंगे। तो अगर ये सी क्या है, इफ द सी इज नॉर्थ सी, अगर ये उत्तरी सागर है, तो उत्तरी सागर की तली पर ये एक विशाल चबूतरा है जल निमग्न, और इस जल निमग्न चबूतरे को ही हम ग्रांड बैंक कहते हैं। और इसी पर आकर के ये फिश, बहुत विविध प्रकार की मछलियां आके बैठती हैं। चूंकि ये जीव जंतु हैं, फिशेस हैं, तो फिर जितना ये नीचे की ओर जाएंगे ऑक्सीजन कम मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है मछली पानी में हमेशा अगर बैठेगी तो ऊंचे स्थान पर जाकर बैठती है। तो अब ऊंचे पे कौन बैठता है भारतीय समाज में? रानी। तो लोग कह देते हैं मछली जल की रानी है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो दिस इज द ग्रांड बैंक। और ये जो नॉर्थ सी के तली पर जो एक जल निमग्न चबूतरा है, इसे हम ग्रांड बैंक कहते हैं। एंड इट इज अंडर द टेरिटरी ऑफ द ब्रिटेन। लिख लें। नॉर्थ सी इज सुटेबल हैबिटेट फॉर फिशेस। तो यहाँ पर जो बहुत प्रसिद्ध बिंदु है मत्स्याखेटन का, वो एक ग्रांड बैंक है। लिख लें, ग्रांड बैंक sorry, it is not grand, it is name of the
explorer, that's name is Dogger. लिख लें। उत्तरी सागर में जल निमग्न चबूतरे हैं, जल निमग्न चबूतरे हैं जिनमें डॉगर बैंक सर्वाधिक मत्स्य आखेटन के लिए जाना जाता है। North Sea has so many underwater platform Dogger Bank is well known for fishing. So Dogger Bank is the platform well known for fishing. Dogger Bank ब्रिटेन के अधिकार में है, यूके के अधिकार में है। Dogger Bank is the territory of UK, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। उसके तो नॉर्थ सी तक पहुंचने वाली गर्म धारा का नाम है रेनिल करेंट, जो कि मछलियों के लिए भोजन लेकर जाती है। रेनिल धारा क्या है? पछुआ पवन विक्षोभ धारा की शाखा। पछुआ पवन विक्षोभ धारा की एक शाखा उत्तरी सागर में मछलियों के लिए जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर पहुंचाती है। तो रेनल करेंट कैरी, जब करेंट्स पढ़ेंगे तब हम लोग फिर इनकी बात करेंगे, तो फिर ये चीजें जुड़ जाएंगी। और कुछ ही चीजें हैं, तो जितनी चीजें कोई एक इलाका जितने ज्यादा चैप्टर में अगर पढ़ा जाए तो समझ जाइए कि यूपीएससी में उसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है और वहां से प्रश्न बनते हैं। तो रेनल करेंट, द ब्रांच ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, अभी समझाया था आपको, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट carries the plenty food
20 फुट में क्या है? ऑर्गेनिक मैटर फॉर फिशेस। So the potential of North Sea for fish catching and production is equally high as of the fjords of Norwegian Sea। यानी उत्तरी सागर में मछलियों के पालन पोषण और आखेटन की उतनी ही प्रचुर संभावनाएं हैं जितनी की या प्रचुर क्षमता है जितनी की नॉर्वे के तट पर स्थित फ्योर्ड की। क्लियर? तो थोड़ा बहुत लोकेशनल डिफरेंस है, लेकिन इनके हैबिटाट, यहाँ का पानी ठंडा है, भले ही यहाँ पर ग्लेशियर्स नहीं पहुंचते, लेकिन लवणता को कम करने के लिए, सैलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ हिमानिया नहीं है, तो किंतु नदियां हैं। तो रिवर्स हैव ऑल्सो द फ्रेश वाटर, नदियों में भी सादा जल होता है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को कहा जाता है कि एक तरीके से ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच स्थित एक जलमार्ग जैसा है। तो इंग्लिश चैनल, अब हम लोग इंग्लिश चैनल पर पहुंचते हैं। सुनते भी रहते होंगे कि इस साल फलाने ने फलाने इंग्लिश चैनल पार किया है। हम लोग यहां पहुंच गए। ये स्पेन कोस्ट है, ये बे ऑफ बिस्के है, ये फ्रांस कोस्ट हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी एंड डेनमार्क। और अगर हम इधर की ओर से आए तो ये यहाँ बिल्कुल ऐसे टच करता हुआ ये है यूके एंड दिस इज द आयरलैंड। यहां जो हम लोगों ने ब्लू वाटर देखा, इट्स नेम इज नॉर्थ सी। और यहां जो अब हम ब्लू वाटर देख रहे हैं, यही है इंग्लिश चैनल। तो दिस इज द E डॉट सी इंग्लिश चैनल, N डॉट सी नॉर्थ सी, एंड दिस नैरो वाटर इज नोन एज द डोवर स्ट्रेट। दिस वन इज द फ्रांस कंट्री एंड दिस नैरो वाटर इज डोवर स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये डोवर जल संधि है। ये तो अब ये स्पष्ट हो गया है। इधर ये नॉर्थ सी, और इसी से होकर के आपने देखा था रेनल करंट इंग्लिश चैनल से होते हुए ये गई यहां पहुंच गई थी नॉर्थ सी, जिसमें कि डॉगर बैंक स्थित था। तो इतना अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट इज द इंग्लिश चैनल, अब हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश चैनल। Located between UK, this is UK and France। यह है यूके और फ्रांस के बीच स्थित है। यह यूके को आप लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। ब्रिटेन तथा फ्रांस के
मध्य स्थित है। इसका यह उत्तर पूर्व की ओर नॉर्थ सी से जुड़ता है। लोकेटेड बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। यह डोबर जलसंधि द्वारा उत्तरी सागर से जुड़ा हुआ है। इट इज कनेक्टेड विद नॉर्थ सी बाय स्टेट ऑफ डोबर। तो स्टेट ऑफ डोवर के द्वारा ये उत्तरी सागर से जुड़ा हुआ है। स्टेट ऑफ डोवर में पश्चिम की ओर यानी ब्रिटेन की ओर डोबर शहर है और पूर्व की ओर कलाइ सिटी ऑफ फ्रांस है। लिख ले। डोबर जलसंधि के किनारे यूके का डोवर शहर, डोवर नगर, तथा फ्रांस का कलाइस नगर स्थित है। ये तो द क्लोजेस्ट सिटी ऑफ द फ्रांस एंड यूके आर डोबर एंड कलाइस। डोबर एंड कलाइस फ्रांस और यूके के दो निकटतम नगर हैं। दे आर सेपरेटेड बाय नैरो सी वाटर दैट इज द स्टेट ऑफ डोबर। और ये एक सकरे जल के द्वारा ये अलग होते हैं। अब यहां मैप पर अगर आपको टिक करना है तो ऐसे कर सकते हैं। यहां क्या होगा, डोबर, यहां होगा कलाइस, तो डोबर की जगह हम डी लिख दें, कलाइस की जगह सी लिख दें, तो डोबर एंड कलाइस। और ये जो नैरो वाटर है यहां पर ये this is the what Dover state. Now it is clear. Now come to the what way of Biscay. तो अगर हम वे ऑफ विस्के को देखें तो ये यहां बनी हुई है वे ऑफ विस्के। तो ये यहां से शुरू होती है। तो इधर ये फ्रांस देश है, लेकिन इधर यहां पर ये स्पेन देश है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच ये वे ऑफ विस्के उपस्थित है। ये है वे ऑफ विस्के। और वे ऑफ विस्के में कल हमने आपको बताया था कि फ्रांसीसी पठारों से लोयर और गैरोनी नदियां आकर गिरती हैं और फ्रांस के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीमांत सागर है। कुछ लोग इसे सी ऑफ द फ्रांस के नाम से भी जानते हैं।
तो नाउ कम टू बे ऑफ विस्के, विस्के की खाड़ी। पुर्तगाल, स्पेन, दिस इज द बे ऑफ विस्के। इतना अगर बना दें तो यहां पुर्तगाल, ये पुर्तगाल है, पूरा यहां तक नहीं जाता ऐसे, और ये यहां ऐसे जो बॉर्डर है ये सब है। स्पेन का, एंड दिस इज द कंट्री फ्रांस। तो यूरोप के पश्चिमी भाग में जो सबसे बड़ा देश है वो है फ्रांस। यहां आप जाएंगे तो आपको पोर्ट मिलेगा, यहां जाएंगे तो पोर्ट दिखेगा, यहां जाएंगे यहां भी पोर्ट दिखेगा। ये फ्रांस के पोर्ट हैं, किस खाड़ी के किनारे वे ऑफ विस्के, ये विस्के की खाड़ी है। इसमें जो यहाँ रिवर पहुंचती है, लॉयर, और ये जो रिवर पहुंचती है तो दैट इज द लोअर रिवर, दिस वन इज द गैरोनी, GARRONE, तो लोअर और गैरोनी। यहां जो पोर्ट है इट्स नेम इज नांतेस, इट्स नेम इज बॉर्डियक्स, ये पोर्ट है। यहां पर आ जाते हैं तो स्पेन के यहां तट पर प्रसिद्ध लोहे की खदान का इलाका है, जिसे हम लोग मिनरल्स और उस पर पढ़ते हैं। तो वे ऑफ विस्के के लिए इतनी यहां जानकारी बहुत है। तो लिख ले, वे ऑफ विस्के विस्के की खाड़ी फ्रांस तथा स्पेन के बीच स्थित है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच स्थित है। इस खाड़ी के किनारे फ्रांस के 3 महत्वपूर्ण पोर्ट बंदरगाह हैं। लोकेटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। ये फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट। ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में।
at France coast कौन कौन है फ्रांस के? नंबर 1 ब्रेस्ट, तो नांटेस, बॉर्डियक्स, बोर्दों भी हिंदी में कहते हैं, बॉर्डियक्स, बोर्दों, ये पोर्ट 3। और यहां इसके दक्षिणी तट पर यानी स्पेन तट पर सांटांडेर पोर्ट है। इस खाड़ी के इस खाड़ी का दक्षिणी तट स्पेन के अंतर्गत आता है। स्पेन के अंतर्गत आता है। The southern coast of Bay of Biscay is in स्पेन। तो यहां जो पोर्ट है इट्स नेम इज सांटांडेर। बिस्के तट पर स्पेन का सांटांडेर बंदरगाह है। ये आयरन और एक्सपोर्टिंग प्लेस है। जो लौह अयस्क निर्यात करता है। इसका मतलब यहाँ कोई लौह अयस्क की खदान होगी। Santander is the port of Spain located at Biscay coast, that is an iron ore exporting place। ये आयरन ओर एक्सपोर्टिंग प्लेस है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पहुंच जाते हैं थोड़ा उत्तरी सागर के भी उत्तर में, तो आयरन ओर एक्सपोर्टिंग के प्लेसेस आपको यहां स्वीडन में भी दिखेंगे। ये यहां से भी क्वालिटी आयरन ओर ऑब्टेन किया जाता है। विंटर में तो ये लगभग बंद रहता है और यहाँ 9 से 11 महीने सर्दियां रहती हैं। कुछ ही महीने यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो पाता है। तो इन प्लेसेस को भी आपको मार्क करना होगा।
इसी तरीके से ये यहाँ आयरन एक्सपोर्टिंग प्लेस है जो बे ऑफ बिस्के के किनारे है। ये सभी आपसे हम जब खनिज, मिनरल्स और नदी इत्यादि को जब यहाँ पर लेंगे तब फिर लिंक करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए क्वेरी वाले क्वेश्चंस हैं। नाउ कम टू द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो अगर हम लोग अब यूरोप के दक्षिणी सीमांत सागर पर पहुंचते हैं जिसे हम भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, यह है यूरोप के दक्षिणी तट पर उपस्थित है। तो एक तरीके से यह यूरोप और अफ्रीका के बीच एक विभाजक है। इट इज अ सेपरेटर। और आज के युग में कहा जाए तो नौकायन के क्षेत्र में तो ये एक यूरोप और अफ्रीका के बीच एक बड़ी सी झील जैसा है। तो यूरोप के दक्षिणी तट पर उपस्थित है। लोकेटेड एट सदर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, it is connected with the North Atlantic by Strait of Gibraltar। यह है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा उत्तरी अटलांटिक से जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग इसको मैप पर देख लें तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इधर अब ये एशिया आ जाएगा। यहां से अगर हम आएंगे तो ये अब यूरोप है। ये ग्रीस यहां हो जाएगा। यहाँ ये ब्लैक सी वगैरह। चलो अभी हम लोग इन सबको पढ़ रहे थे। तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये सब, ये इटली वगैरह हो गया। ये जो यहाँ वाटर भरा हुआ है, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में यूरोप, ईस्ट में एशिया, साउथ में अफ्रीका, और ये नैरो कनेक्टिंग वाटर, दैट इज द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। यही जिब्राल्टर जल संधि है।
ये है। तो दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, यानी इसके चारों ओर टेरा ही टेरा है, भूमि ही भूमि है। तो भूमि को टेरा कहते हैं। मेडी मीन्स बीच, बीच में, तो दैट्स व्हाई इट इज मेडी। मेडी मीन्स बीच एंड टेरा मीन्स लैंड। दिस इज मेडिटेरेनियन सी because this entire surrounding zone is terra। तो ये सभी क्या हैं? ये टेरा है, टेरा लैंड, ये भी टेरा है, लैंड कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट को टेरा भी कहा जाता है। तो मिड ऑफ द सो मेनी टेरास द लोकेटेड सी इज मेडिटेरेनियन सी, उत्तरी अटलांटिक। तो मेडिटेरेनियन सी में भी अपने कई मार्जिनल पार्ट्स हैं, जिनको जब जरूरत पड़ेंगे वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कई देश हैं यूरोप के जो मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं। तो यहाँ पेनिनसुला भी है, आइबेरियन पेनिनसुला, इटलियन पेनिनसुला एंड बाल्कन पेनिनसुला। यूरोप के आइबेरियन, इटालियन, बाल्कान, प्रायद्वीप, इस सागर के उत्तरी तट पर स्थित हैं। तो आइबेरियन, इटालियन, बाल्कान, और द पेनिनसुली of Europe located at the northern coast of Mediterranean Sea, भूमध्य सागर के उत्तरी तट पर ये इतने प्रायद्वीप हैं। मेडिटेरेनियन सी, आइबेरियन, इटालियन एंड बाल्कन। मैप पर देख लें तो ये इस पुर्तगाल और स्पेन वाला जो इलाका है ये आइबेरियन है, इटली के पास इटालियन हो गया, और ये यहां से बोस्निया, हर्जेगोविना, मॉन्टेनीग्रो, सर्बिया, बुल्गारिया, ये सभी बाल्कान पेनिनसुला का हिस्सा है। ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी टू ब्लैक सी, ए टू बी, एड्रियाटिक सी टू ब्लैक सी, दिस इज द बाल्कान पेनिनसुला। So we have discussed almost all physical features of the important physical features of the Europe. Now the next lecture would be concerned with the largest continent of the world, the Asia. And for today it is over, and thank you.